नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकांश एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान में हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ लिया है, संविधान का निर्माण और प्रस्तावना। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वह है संविधान की विशेषता। आज हम लोग देखेंगे कि भारत का जो संविधान है वो बड़ा है कि छोटा है, भारत का संविधान लिखित है कि अलिखित है, भारत का संविधान एकात्मक है, संघात्मक है, परिसंघात्मक है, भारत में संसदीय व्यवस्था है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। ये सारी चीजें भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं जो संविधान के की पॉइंट के रूप में जानी जाती हैं। उन बातों को जानना बहुत जरूरी होता है। यदि उन बातों को आप आसानी से समझ लेते हैं तो बेटा यकीन करना, जब परीक्षा हाल में बैठोगे और संविधान का प्रश्न आपके सामने आएगा ना, तो लगेगा कि हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं जैसे परिवार की समस्याएं सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को जब भी पढ़ें उसके कीवर्ड को समझने का हमेशा प्रयास करें। जिस दिन सब्जेक्ट का जो कीवर्ड है वो समझ में आ जाता है, उस दिन आपके सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत हो जाती है। तो उन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं। सबसे पहले मेरे सामने एक शब्द आता है बेटा, राजनीति। मैं विशेषता पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज हम लोग बात करेंगे राजनीति। आइए देखते हैं ये राजनीति क्या है। कई बार सुनते हैं ना कि भैया क्या पढ़ रहे हो, राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम राजनीति पढ़ रहे हैं। तो देखिए, राजनीति बेटा ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है राज्य और दूसरा जो शब्द है वो है नीति, और इन्हीं दोनों से मिलकर बना है राजनीति। अब जरा सोचो, कोई भी राज्य अपनी नीतियां किसके लिए बनाता है? कोई भी राज्य अपनी योजना किसके लिए बनाता है? तो शायद दिमाग में आ रहा होगा ना, कोई भी राज्य अपनी नीतियां किसके लिए बनाता है? व्यक्ति के लिए बनाता है। तो हम कह सकते हैं ना, जो सब्जेक्ट, जो विषय ये बताए कि बेटा राज्य तुम्हारा क्या क्या काम है, जनता का, व्यक्ति का क्या क्या काम है, राज्य और जनता के कामों को बताने वाले विषय को, बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? राजनीति कहा जाता है। राज्य और व्यक्ति के बीच जो संबंधों को बताए वही क्या है? राजनीति है। राज्य और जनता के संबंधों को बताने वाले विषय को क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं। अब फिर ध्यान देना, इन संबंधों को जिन विद्वानों ने क्लेरिफाई किया कि मेरे हिसाब से राज्य का ये काम है, जनता का ये काम है, जिन विद्वानों ने बताया है, जब उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि भैया हम तो थिंकर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? थिंकर पढ़ रहे हैं। थिंकर मतलब विचारक। अब विचारकों के नाम अगर लूं तो प्लेटो, हाब्स, लाक, रूसो, बेंथम, मिल, मैकियावेली, बहुत सारे विचारक हैं। और इन विचारकों ने बेटा बहुत सारे सिद्धांत भी दिए हैं। किसी ने उदारवाद को महत्व दिया है, किसी ने फांसीवाद को महत्व दिया है, किसी ने व्यक्तिवाद को महत्व दिया है, किसी ने नाजीवाद को महत्व दिया है, कोई साम्यवादी विचारक कहलाता है। जब उनके सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि हम भैया थॉट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? थॉट पढ़ रहे हैं, यानी सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अब इतने सारे सिद्धांत क्या सभी देश में लागू, माफ करना, क्या एक देश में सभी सिद्धांत लागू हो सकते हैं? नहीं ना। तो कोई भी देश एक ही सिद्धांत को लगभग देखा जाता है कि लागू करता है, और जो वो लागू करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान।
तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, एंशियंट, मेडुअल, मॉडर्न, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को भी 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, थिंकर, थॉट, कॉन्स्टिट्यूशन। अब चूंकि वनडे एग्जाम के सिलेबस को देखा जाए तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन ही सिलेबस में आता है, केवल संविधान ही हमारे सिलेबस में रहता है। तो इसीलिए बेटा वनडे एग्जाम की जब बात की जाती है, वनडे एग्जाम की जब बात की जाती है तो हम क्या पढ़ते हैं? संविधान पढ़ते हैं। अब चाहे वह एसएससी का रहा हो पेपर, पेट का पेपर रहा हो, चाहे हमारे जन सेवा बैच होमगार्ड की परीक्षा हो, उसमें संविधान ही सिलेबस है। यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, राजनीति का कौन सा पार्ट वो आएगा? तो संविधान वाला ही पार्ट आएगा। बाकी बेटा नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, आप जब ग्रेजुएशन पढ़ते हैं तो वहां पर थिंकर और थॉट दोनों पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भैया क्या पढ़ रहे हो, तो क्या कहना? अगर गलती से आप ये कह दिए भैया हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो वो पूछेगा, भाई सामने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा सा जानकार है ना बेटा, वो कहेगा बताओ प्लेटो कौन था, उदारवाद क्या होता है। अगर आप कह दोगे कि भैया हम तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, तब वो पूछेगा राष्ट्रपति क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, और वो सारी चीजें यहां पढ़ने वाले हैं आप। तो समझ में आया ना? आप राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि राजनीति शास्त्र का एक अंग पढ़ रहे हैं जिसे हम संविधान के नाम से जानते, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इस वर्ड को थोड़ा सा आप व्यवहारिक रूप से समझ लीजिए। जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूं, जहां ना समझ में आए तो प्यारा प्यारा कमेंट कर दिया करिए। कमेंट करना तो आता ही है, मोबाइल दिन भर लेके बैठे रहते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। आइए अब बेटा मुद्दा यह है कि राज्य क्या है। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं राज्य किसे कहते हैं, राज्य क्या है। राज्य तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पहले मैं उसकी बात करता हूं तब फिर बताता हूं राज्य क्या। पहला प्रश्न तो यही बनता है बेटा, राज्य का जन्म कब हुआ? राज्य का जन्म कब हुआ? तो उत्तर दे देना 16वीं शताब्दी में, यानी आधुनिक काल में। राज्य का जन्म कब हुआ? आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक काल में कब हुआ? तो याद रखना 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में राज्य का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न क्या पूछता है? राज्य शब्द का प्रयोग, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उत्तर बेटा इसका है, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? मैकियावेली ने किया है। मैकियावेली ने किया है। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग जिस इंसान ने किया उसका नाम मैकियावेली था, और इनकी बुक का नाम है द प्रिंस। इनकी बेटा बुक का नाम क्या है? द प्रिंस। द प्रिंस, और द प्रिंस में ही पहली बार इन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग किया था। ठीक,
राज्य का जन्म कब हुआ? आधुनिक काल में 16वीं शताब्दी में हुआ था। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में पहली बार राज्य शब्द का प्रयोग किया। अब मुद्दा यह है कि राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य कहते किसे हैं, क्या देखेंगे कि हम मानेंगे कि ये राज्य है। ठीक है, आइए अगर हम बात परिभाषा की करें, डिफिनीशन की करें, परिभाषा, तो परिभाषा की बात कर लेते हैं भैया। कोई पूछे कि राज्य किसे कहते हैं, तो देखना राज्य की परिभाषा तो बहुत विद्वानों ने बहुत बताई है। जो वर्तमान में परिभाषा मान्यता प्राप्त है, मैं उसी परिभाषा को बताने जा रहा हूं, मैं उसी परिभाषा की चर्चा करूंगा। तो राज्य की जो वर्तमान में मान्यता प्राप्त परिभाषा है, उसमें यह बताया जाता है कि राज्य वह है जिसके पास 4 तत्व हैं। राज्य वह है जिसके पास 4 तत्व हैं। जिसके पास 4 तत्व हैं वह राज्य है, और जिसके पास एक भी तत्व की कमी है तो वह राज्य नहीं कहा जाएगा। अब मुद्दा यह है कि वो 4 तत्व कौन कौन से हैं, जरा देखिएगा। वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? पहला तो बेटा पर्याप्त जनसंख्या। पहला क्या है? पर्याप्त जनसंख्या। मैं चारों का नाम लिख दे रहा हूं, उसके बाद एक एक तत्व पर चर्चा करूंगा। दूसरा निश्चित भूक्षेत्र। दूसरा भैया निश्चित भूक्षेत्र। अगला सरकार। सरकार। और चौथा और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है संप्रभुता। चौथा जो अंतिम तत्व है, जो सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है किसी भी राज्य को होने के लिए, वह है संप्रभुता। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पर्याप्त जनसंख्या। तो याद रखना, किसी भी राज्य को राज्य बनने के लिए, किसी भी देश को देश बनने के लिए क्या जरूरी है? यह प्राथमिक आवश्यकता है, यह पहली आवश्यकता है, पहली आवश्यकता है। किसी भी देश को देश बनने के लिए पहली आवश्यकता क्या होती है? पर्याप्त जनसंख्या। अच्छा जरा सोचो बेटा, क्या मैं जनसंख्या लिख सकता था? क्या जनसंख्या लिखना उचित है? पर्याप्त लगाना जरूरी था? बिल्कुल। एक्चुअली अगर जनसंख्या बहुत कम है तो शासन प्रशासन कैसे चलाया जाएगा? सरकार जो सिस्टम है वो कैसे काम कर पाएगा? इसलिए पर्याप्त जनसंख्या शब्द का होना जरूरी था, इसलिए विद्वानों ने पर्याप्त जनसंख्या लिखा है। एक निश्चित आंकड़ा, जैसे प्लेटो ने तो कह दिया कि भैया 5040 की जनसंख्या रहेगी तो वह राज्य होगा, लेकिन जब प्लेटो ने कहा था, जब प्लेटो ने कहा था उस समय जनसंख्या बहुत कम होती थी, उसको 5040 बहुत ज्यादा लगा। क्या आज की डेट में यह कहना उचित है कि 5040 पर एक राज्य बना दीजिए? जरा सोचिए, नहीं ना। अब तो गौवा में भैया हो जाते हैं। इसीलिए आधुनिक जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने क्या कह दिया है? पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए, चाहे जनसंख्या थोड़ी सी कम ही क्यों ना हो, चाहे बहुत ज्यादा ही क्यों ना हो। मैं कहना यह चाहता हूं कि आज भारत और चीन जैसे देशों को भी राज्य कहा जाता है। मैक्सिको, मोरक्को, वेटिकन सिटी जैसे को भी राज्य कहा जा रहा है। ठीक, तो हमें लगता है कि आप जनसंख्या से क्या तात्पर्य है वो समझ गए होंगे।
अब बेटा बात करते हैं हम लोग निश्चित भूक्षेत्र पर। क्या बात करेंगे? निश्चित भूक्षेत्र पर। तो निश्चित भूक्षेत्र के संदर्भ में देखिए, यहां कहना ये चाहते हैं कि सीमाएं चाहे बड़ी हो या सीमाएं छोटी हो, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन जो भी हो निश्चित हो, विवादित ना हो। अगर विवाद किसी राज्य की सीमा पर है तो कभी भी खुशहाल राज्य हो ही नहीं सकता। इसलिए राज्य की सीमाएं निश्चित होनी चाहिए। राज्य की सीमाएं क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। अब बेटा मन में डाउट हो रहा होगा कि अगर किसी देश की सीमा पर समुद्र है तब क्या होगा? उसकी सीमाओं को कैसे निश्चित किया जाएगा? तो यूनाइटेड नेशन ने एक बैठक की और बैठक में यह निर्णय लिया है बेटा कि अगर जैसे मान लीजिए ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है हमारा, और यहां पे देखिए समुद्र है, समुद्र है, तो यहां से 12 नॉटिकल मील की जो सीमा होगी वह भारत की मानी जाएगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी देश की स्थलीय सीमा के बाद जब उस देश से समुद्री सीमा लगेगी तो उस समुद्र कहां तक उसका होगा? 12 नॉटिकल मील तक होगा। और याद रखना बेटा, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। जब हम इसमें 12 का गुणा करते हैं तो इसे अगर किलोमीटर में पूछ लेता है तो समथिंग देख लेना 22 दशमलव कुछ आएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, ठीक। तो जो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि लगभग 22.5 किलोमीटर की जो दूरी होती है वह किसी भी देश की समुद्री सीमा मानी जाती है। उसके बाद वह समुद्र अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। अगर आप कह रहे होंगे कि भाई यहां श्रीलंका है, तो अगर इन केस मान लीजिए कोई देश सटा हुआ है तो तब तो भाई बंटवारा कर लिया जाएगा आधे आधे का, भाई चलो ठीक है। लेकिन अगर कोई देश नहीं है तो 12 नाटिकल उसका समुद्री सीमा माना जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग निश्चित भूक्षेत्र से क्या तात्पर्य है ये समझ पाए होंगे, ठीक। राज्य होने के लिए क्या चाहिए? 4 चीजें चाहिए: पर्याप्त जनसंख्या, निश्चित भूक्षेत्र। इन 2 बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा सरकार पर। सरकार किसे कहते हैं? यह शब्द भी बहुत व्यापक है। सरकार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए भैया, कट गया, कोई बात नहीं। सरकार के बारे में देख लेते हैं। यहां लिख दे रहे हैं सरकार। सरकार, सरकार बेटा राज्य का एजेंट है। सरकार क्या है? राज्य का एजेंट है। अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें, व्यवहार में देखें, व्यवहार में देखें, व्यवहार में देखें तो यह राज्य का संवाहक है, राज्य का एजेंट है। क्यों? क्योंकि सरकार राज्य के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करता है। जो सरकार नीतियां बनाता है वह राज्य की ही नीतियां कही जाती हैं, उस देश की ही नीतियां कही जाती हैं।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, नोट डाउन कर लेना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं वह राज्य की ही नीतियां कहलाती हैं। अगर राज्य अच्छी नीति माफ करना, अगर सरकार अच्छी नीति बना रहा है तो राज्य को अच्छा कहा जाएगा, और सरकार अगर बुरी नीति बनाती है तो राज्य को बुरा कहा जाने लगता है। तो सरकार के कार्यों से ही राज्य की पहचान कर ली जाती है। ठीक। और मैं यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति का शासन है, एक व्यक्ति का शासन है, तो उस सरकार को क्या कहा जाता है? राजतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजतंत्र कहा जाता है। अगर कुछ व्यक्ति का शासन है, कुछ व्यक्तियों का शासन है, तो बेटा क्या कहते हैं? कुछ व्यक्तियों का शासन है तो उसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। से क्या कहते हैं? कुलीन तंत्र। आप पढ़ते रहते हैं, कहीं लिख दिया गया कुलीन तंत्र, तो कुछ बच्चे होते हैं नहीं समझ में आया तो उसे रट लेते हैं, होता होगा यार कुछ, रट लेते हैं कुलीन तंत्र। रटने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति का शासन है तो राजतंत्र, कुछ व्यक्तियों का शासन है तो कुलीन तंत्र। और बहुत सारे व्यक्तियों का अगर शासन है तो उसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। बहुत सारे व्यक्तियों के शासन को लोकतंत्र, कुछ व्यक्तियों के शासन को कुलीन तंत्र, और एक व्यक्ति के शासन को राजतंत्र कहा जाता है। और सरकार किसी भी रूप में हो सकती है। मतलब मैं कहना चाहता हूं, सरकार राजतंत्र के रूप में भी हो सकती है, कुलीन तंत्र के भी रूप में हो सकती है। और अभी आप फोन पकड़िएगा, देखिए बात करिए। ठीक, चलिए। तो सरकार समझ में आया? अच्छा, ये तो मैंने बेटा व्यवहार में देखा जाए तो बता दिया। अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो क्या सरकार, सैद्धांतिक रूप से देखें तो क्या सरकार और राज्य में अंतर है? बिल्कुल है। याद रखना, नोट डाउन करके बेटा लिखते चले जाना, नोट करके लिख लेना इस बात को। सैद्धांतिक रूप से राज्य और सरकार में अंतर है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखते हैं तो अंतर नहीं दिखाई देता। सैद्धांतिक रूप से देखते हैं तो अंतर दिखाई देता है। क्या अंतर है? पहली बात तो भैया, राज्य अमूर्त है। राज्य क्या है? अमूर्त है। राज्य अमूर्त है। और वहीं सरकार मूर्त है। राज्य को महसूस किया जा सकता है और सरकार को प्रत्यक्ष आंखों से देखा जा सकता है। ठीक। दूसरा अंतर देखिए, राज्य की सदस्यता लेना अनिवार्य है। राज्य की सदस्यता होना अनिवार्य है, लेकिन सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। दूसरा अंतर देखने को मिलता है। तीसरे अंतर की बात करें बेटा, ये सब चीजें ना ऑप्शन बना करके पूछेगा, निम्नलिखित में से राज्य और सरकार के संबंधों में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, या
जो भी है निम्नलिखित में एक सत्य है बाकी गलत है, इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। इसलिए आप इन चीजों को ध्यान देना। और सिंपल भी है कि राज्य मूर्त है, एक अमूर्त है। माफ करना, राज्य अमूर्त है, सरकार मूर्त है। दूसरा, राज्य का आकार, राज्य का आकार सरकार की अपेक्षा, सरकार की अपेक्षा बड़ा होता है, और सरकार, सरकार का आकार छोटा होता है। ठीक। नेक्स्ट, राज्य अस्थाई है, सरकार अस्थाई है। राज्य हमेशा बना रहता है, सरकार बनती बिगड़ती रहती है। राज्य की अपेक्षा सरकार छोटी होती है, राज्य बड़ा होता है। हमें राज्य की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है, सरकार की सदस्यता लेना अनिवार्य नहीं होता है। ये आपका सैद्धांतिक अंतर है। ठीक। तो मुझे लगता है आप सरकार के संदर्भ में समझ पाए होंगे। अच्छा, अगर हम वर्तमान भारत के संदर्भ में देखें तो सरकार क्या है, थोड़ा सा बेसिक चीज को समझिएगा। वर्तमान में देखें तो जैसे हम लिखते हैं सरकार, तो सरकार में बेटा देखिए आपका विधायिका आ जाता है, सरकार में विधायिका आ जाता है, सरकार के ही अंतर्गत कार्यपालिका आ जाती है, और सरकार के ही अंतर्गत हम देखें तो इसमें न्यायपालिका भी आ जाती है। सरकार के अंतर्गत विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी। भारत के संदर्भ में हम देख रहे हैं बेटा, तो भारत के संदर्भ में विधायिका को देखें तो इसके दो पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। एक तो बेटा केंद्र की विधायिका और दूसरी राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका में दो सदन होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं लोकसभा और दूसरे को कहते हैं राज्यसभा। वर्तमान में हमारी जो लोकसभा है उसकी सीटें 543 हैं, वर्तमान की बात कर रहा हूं, और राज्यसभा की वर्तमान सीटें 245 है। हालांकि जब चैप्टर पढ़ेंगे तो विधिवत चर्चा होगी कि क्यों 543 है, क्यों 245 है। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो क्यों ज्यादा हो सकता है और क्यों कम हो सकता है उस पर बात करेंगे, लेकिन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। अभी तो मैं आपको बेसिक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हम राज्य की विधायिका की बात करें तो इसके जो दो अंग हैं वो देखिए, ये पहला तो भैया आपका हो जाता है विधानसभा, विधानसभा, और दूसरा विधान परिषद, विधान परिषद। विधान को अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव और सभा को अंग्रेजी में कहते हैं असेंबली, और जो आदमी बैठेगा उसे कहेंगे सदस्य यानी मेंबर। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोल देते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो इसमें बैठता है सदस्य। और विधान को अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव, परिषद को अंग्रेजी में काउंसिल, तो जो बैठेगा उसे क्या बोल देते हैं, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक। और रही बात कार्यपालिका की, तो इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं, इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक केंद्र की कार्यपालिका और दूसरी राज्य की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका में अगर देखें तो बेटा इसमें राष्ट्रपति,
प्रेसिडेंट मतलब, और वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। इसके अलावा भैया पीएम, फिर इसके अलावा मंत्रिपरिषद, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, जैसे हम कहते हैं सीएजी कैग, ठीक, और महान्यायवादी। राज्य में अगर देखें तो भैया राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल होता है, सीएम होता है, इसका भी अपना मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे ना, इसमें 3 होते हैं ना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसमें महाधिवक्ता आ जाएगा, महाधिवक्ता नोट डाउन करते हुए लिखते चले जाइएगा भैया। और इनसे जो है कार्यपालिका का गठन होता है। इन दोनों कार्यपालिका को संचालित करने के लिए, इनकी सहायता के लिए अधिकारी होते हैं। कमिश्नर होगा, डीएम साहब होंगे, एसडीएम साहब होंगे, तहसीलदार साहब होंगे, नायब तहसीलदार साहब होंगे, आपके कानून गो होंगे। तो ये जो अधिकारी है उनकी, इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करते हैं, इनके कार्यों को करते हैं, इनके सहायक के रूप में रहते हैं। अगर हम सरकार के तीसरे अंग की बात करें तो यहां पे भैया देखिए न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका में बात करें तो सबसे सर्वोच्च है भारत में न्यायपालिका का आकार, देखिए शायद आप जानते होंगे, शंकु के आकार का है। सबसे ऊपर कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, और इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय है। और अधीनस्थ न्यायालय के भी 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय, और इसके भी नीचे न्याय पंचायत ग्राम न्यायालय जैसी न्यायालय होती हैं। दीवानी न्यायालय कंपनसेशन जैसे मुकदमों को सुनवाई करता है। फौजदारी मारपीट, कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति, भरपाई, फौजदारी मारपीट। और राजस्व जो है भूमि संबंधी, कागज संबंधी समस्याओं का समाधान करेगा। और इस तरह से एक सिस्टम बना हुआ है, और इन सब को भैया, इन सब को सरकार कहा जाता है। इन सब को क्या कहा जाता है? सरकार कहा जाता है। किसी एक को सरकार नहीं। हालांकि व्यवहार में देखा जाए तो कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका को केंद्र सरकार और राज्य की कार्यपालिका को राज्य सरकार हम कहते हैं व्यवहार में, क्योंकि पावर यही है। लेकिन बाकी सब सरकार के अंग भी हैं, उन्हें भी सरकार के रूप में पहचाना जा सकता है। ठीक, तो हम लोगों ने बात क्या कर लिया बेटा? निश्चित भूक्षेत्र, पर्याप्त जनसंख्या और सरकार, 3 चीजों पर बात कर लिया है। आइए, जो राज्य का चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है तत्व है, जो राज्य का स्तंभ कहा जाता है, वह है संप्रभुता। उस पर बात करते हैं। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता, संप्रभुता, मैं तो कहता हूं तोड़िए जरा। तो जब कोई शब्द समझ में ना आए ना, तो उसको तोड़ दिया करो। तोड़ने के बाद उसके खंड के हिसाब से उसको समझने का प्रयास करिए। यहां पे सम मतलब बराबर, इक्वल, प्रभु मतलब भगवान ईश्वर, और ता मतलब समान, मतलब भगवान के बराबर समान जिसके पास शक्ति होगी वही संप्रभु कहलाएगा। और भगवान कैसा होता है? जो सर्वोच्च शक्तिमान है, जो अंतिम निर्णय लेता हो, जिसका डिसीजन चाहे गलत हो या सही हो, सबको स्वीकार हो, वही ईश्वर है।
जो अपना भला बुरा स्वयं सोच सके वही संप्रभु है। ठीक, तो आइए हम समझते हैं कि राज्य क्या है। फिर से मैं थोड़ा सा पीछे आता हूं। मैं आपसे अगर पूछूं क्या उत्तर प्रदेश राज्य है, क्या हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र राज्य है? तो चलो, पर्याप्त जनसंख्या यूपी में है? कहोगे बिल्कुल सर, पर्याप्त जनसंख्या है। मैं कहूंगा क्या यूपी की सीमाएं निश्चित हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल निश्चित है। क्या यूपी में सरकार है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, यूपी में सरकार है। मैं पूछूंगा क्या यूपी में संप्रभुता है? तो जरा सोच के उत्तर देना। यूपी में संप्रभुता है? क्या यूपी अपने सारे निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक ले सकता है? नहीं ना, यूपी राज्य नहीं है। मैं फिर से रिपीट मार रहा हूं, यूपी राज्य नहीं है। ये परिभाषा हमारे द्वारा नहीं, विश्व के विद्वानों द्वारा दी गई है। यानी यूपी, बिहार, हरियाणा वास्तव में राज्य नहीं है, हम उसे गलत ट्रीट कर रहे हैं। वास्तव में राज्य का तात्पर्य भारत, नेपाल, अमेरिका, फ्रांस, जिसे हम देश कहते हैं, वो राज्य है। क्योंकि जिसे हम राज्य यूपी बिहार कह रहे हैं उसके पास संप्रभुता नहीं है। और मैंने पहले ही कहा था, जो विद्वानों ने परिभाषा बनाई है कि चार तत्वों में से अगर एक भी तत्व कम पड़ा तो हम उसे राज्य नहीं मानेंगे। और इनके पास संप्रभुता न होने की वजह से इन्हें राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ये प्रांत हैं, प्रांत हैं, प्रांत हैं, प्रांत हैं। इन्हें प्रांत कह सकते हो लेकिन राज्य नहीं कह सकते। ठीक, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई। नहीं समझ में आई होगी तो बच्चों फिर से पूछना, एक बार नहीं 10 बार समझाऊंगा, कमेंट करके बताना। ठीक, चलिए, तो हम लोगों ने बात आज क्या किया? राजनीति किसे कहते हैं, राजनीति शास्त्र क्या होता है, और राजनीति शास्त्र में जो राज्य शब्द है उसका क्या अर्थ है। ठीक है, अब भैया थोड़ा सा देखते हैं। मुद्दा तो अगला जो है बड़ा है। अब हमें यह जानना है बेटा कि जब राज्य का जन्म हुआ तो क्या उस समय राज्य को किसी और नाम से जाना जाता था? आज किसी और नाम से भी जाना जाता है? तो हां, पहले जो राज्य होता था बेटा, जब राज्य का उदय हुआ था तो उस समय राज्य को पुलिस राज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राज्य को पुलिस राज्य कहा जाता था। वर्तमान में जो हमारा राज्य है, अब राज्यों को हम कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य है। तो मुद्दा अब ये आया कि पुलिस राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य में क्या अंतर है। और मैं समझता हूं कि इस अंतर को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आप इसको पहले समझिएगा, कमेंट के माध्यम से इसके डाउट को क्लियर करिएगा, तब उसके बाद आपको मैं ये बताऊंगा कि पुलिस राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य में क्या अंतर है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे राज्य के प्रकार। कभी कभी सुनते हो ना बेटा, उपनिवेशिक राज्य, भारत उपनिवेशिक राज्य है। कभी कभी सुनते हो भारत संप्रभु राज्य है। कभी कभी किसी ने कहा कि भारत उपनिवेशिक राज्य था। और कभी कभी सुन लेते हो कि भैया सिक्किम पहले संरक्षित राज्य था। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि राज्य के 4 प्रकार होते हैं: उपनिवेशिक राज्य, संरक्षित राज्य, संप्रभु राज्य और स्वशासी राज्य। इन सभी चीजों को मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा, प्यारा सा शब्द है राष्ट्र, और फिर बात करेंगे राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है। ये सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जाते जाते मैं आपसे जरूर कहूँगा, आप लोगों ने जो प्रेम हमें दिया है, जो आप लोगों का प्रेम इस चैनल को प्राप्त हो रहा है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।